एक बरसती शाम 5:30 मैंने कार पार्किंग में लगाई कि मेरा फोन फिर बजने लगा। आ रहा हूं, मैंने चिढ़कर थकी सी आवाज में कहा और कॉल काट दी। करीब 15 दिनों बाद मैं मुंबई वापस लौटा था और बजाय इसके कि अपने फ्लैट में जाकर आराम करता, संजय से मिलने पोर्टिको आया था। यामिनी पर तैयार की गई कवर स्टोरी टेलीकास्ट न करने के सोनाली के फैसले के पीछे मैं हूं। जैसे ही ये खबर राय साहब तक पहुंची, वो बौखला गए। एक तरफ उनके चैनल की बढ़ती हुई टीआरपी फिर नीचे आती दिख रही थी और दूसरी तरफ उन्हें इस बात से भी तकलीफ थी कि सोनाली ने महज मेरे कहने पर ऐसा किया। वो अपने काम को भूल रही थी, किसी बर्बाद इंसान की दोस्ती में पड़कर। कोई नहीं जानता था कि सोनाली ने अपने पिता को ऐसा करने के पीछे क्या वजह दी होगी। करीब 45 साल के हो चुके राय साहब को बस अपनी ही समझ पर भरोसा था। वो अपनी ही नजर से दुनिया को देखते थे और उनका ये नजरिया जैसा भी था, उसे बदलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्हें कोई नहीं समझा सकता था। जानता था कि सोनाली के लिए उनकी नाराजगी का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मैं खामोशी से गेज विंडो के सामने खड़ा हुआ ये बरसती उदास शाम देख रहा था और संजय मुझे बयान कर रहा था आने वाली मुश्किलों को। उसकी दूरदर्शिता एक हद पर जाकर डर बन जाती थी। वो आने वाले कल की कल्पनाएं करके ही घबरा जाता था, जैसे कि उस शाम। देख, राय को ये बात इतनी बुरी नहीं लगी कि सोनाली ने वो कवर स्टोरी टेलीकास्ट नहीं की। उसे चिढ़ इस बात की है कि सोनाली ने ऐसा करने से पहले राय को पूछा तक नहीं। मैं शुरू से ही जानता था कि सोनाली फिदा है तुझ पर, लेकिन अगर इस राय को जरा भी भनक लगी इस बात की तो समझ ले गया अपना काम। वह साला बर्बाद कर देगा हमें। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए सिगरेट ऐश ट्रे में निचोड़ दी। पेंट की जेबों में उंगलियां फंसाए मैं धीरे से उसकी तरफ पलटा। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कुछ देर सोचा और फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा दोनों हाथों से इस तरह पोंछ लिया मानो पसीना आ रहा हो। मैं नहीं जानता। वह झटके से अपनी कुर्सी से उठा और अपना मोबाइल मेज से उठाकर मेरे पास आया। बस इतना जानता हूं कि सोनाली ने तेरे कहने पर इतना बड़ा कदम उठाया है। अभी आगे क्या करना है उसके पास इसका भी कोई तो जवाब होगा। रॉय आने को है, इंतजार कर। उसके जाते ही केबिन में खामोशी पसर गई। एकांत की खामोशी में भी सुर होते हैं, भले ही निशब्द। सहमा सा माहौल और वह टूटती बिखरती बूंदें, ये सब भी मेरे अपने मन की तरह ही खाली था। मैं उस भरे हुए से आसमान से पूछ रहा था कि बता, अब क्या खोने को हूं? कि कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। गुड इवनिंग अंश। ये सोनाली थी। मुझे आसमान ने जवाब दे दिया, शायद यही। सफेद रंग की एक पूरी आस्तीन की कमीज और मामूली सी नीली जीन्स पहने, एक ढीला सा जूड़ा और कुछ लापरवाह सी लटे जो उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। उसे इतने साधारण लिबास में मैं पहली बार देख रहा था। आदतन उसे देखकर मैं मुस्कुरा गया। वह भी कहीं जाकर बैठे नहीं, बल्कि अपना पर्स मेज पर रखते हुए मेरे बगल में आ खड़ी हुई। वह भी खामोशी से उन्हीं बूंदों को देखने लगी जिन पर मेरी नजर थी। उसके डूबे से चेहरे पर मेरे लिए काफी नाराजगी थी। तुम अच्छे मूड में नहीं लग रही। शायद। लगता है राय साहब नाराज चल रहे हैं अपनी प्यारी बेटी से। उसने बस एक नजर मुझे देखा और फिर नजरें वहीं कर ली। आप जो चाहते थे वो हो गया, अब आगे जो होना है होता रहे। आई एम सॉरी सोनू। अनायास ही मेरे मुंह से वो नाम निकल गया जो मैं अक्सर उसके लिए तन्हाइयों में लेता था। उसने भी जरा कोशिश नहीं की इस बात को नजरअंदाज करने की। उसकी बड़ी बड़ी ताकती आंखों से मैं कुछ देर को कतरा गया। देखो सोनाली, मैं नहीं चाहता था कि तुम उस पर कीचड़ उछालो। शरीफ कौन है यहां, किसी एक का भी नाम बता दो। तुम्हारे पापा ही क्या शराफत के दम पर इतने ऊपर पहुंचे हैं? हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर किसी एक पर उंगली उठाने का क्या मतलब? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि लोगों को पता हो कि किसने किसके साथ धोखा किया था। किसी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमने प्यार किया था। मैंने सिर झुका लिया। उसने मेरा हाथ थामा। सिर्फ आपने प्यार किया था अंश, उसने नहीं। उसकी छुअन में भी वही एहसास था जो उसकी नर्म आवाज में था। मैंने उसकी तरफ देखा।
उसकी बड़ी सी साफ आंखों में उस अंश का प्रतिबिंब दिखाई दिया जो कुछ सालों पहले इसी शिद्दत से किसी को चाहता था। सोनू मेरी जगह थी और मैं शायद उस जगह जहां कभी यामिनी थी। आज समझ सकता हूं कि क्यों उसने मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया होगा। हर इंसान प्यार में खुदगर्ज हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने साथ उसे ही बर्बाद कर ले जिसे प्यार करता है। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे अपने जज्बात ही मेरे दिल को चुभ रहे थे। मेरी अपनी ही खामोशी मुझे निचोड़ रही थी। बारिश की रिमझिम और तेज हो रही थी। कुछ मजबूर कर रहा था मुझे बोल देने के लिए। उसकी नर्म सी उंगलियों को अपने हाथों में महसूस करते हुए फर्श पर नजरें किए मैं वो लफ्ज ढूंढ रहा था जो मेरे जज्बातों को वाकई बयान कर सके। मैंने गहरी सांस ली। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों में दोबारा देखने का साहस जुटाया। वो मेरे अगले लफ्ज का इंतजार कर रही थी। उसके लिए मैं ऐसा ही था जैसी तुम मेरे लिए हो। मैं भी हालात को उसी तरह संभालना चाहता हूं जैसे कभी उसने संभाला था। कुछ अल्फाज मेरे होठों पर मचल रहे थे। मैं उन्हें कहना चाहता था और नहीं भी। कितना अस्थिर था। उसे शायद अंदाजा था कि मैं क्या कहने को हूं, फिर भी एक जायज सी उत्सुकता थी उसके चेहरे पर, और मैं भी हर दूसरे शब्द पर रुक जाता था। कभी कभी राज खोल देना राज को राज रखने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तुम क्यों मुझ जैसे आदमी के लिए परेशानी उठा रही हो? ये कहना था आपको? तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कल जरूर समझोगी। जब तुम्हारा सब कुछ छिनने लगेगा तो जरूर समझोगी। मैं अकेले जी रहा हूं सोनू, और जानता हूं कि क्या होता है अकेलापन जो आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने उसके हाथ छोड़ दिए और मेज के सहारे पीछे होकर खड़ा रहा। आपको मेरी जिंदगी की इतनी चिंता क्यों है? उसने सवाल ही जवाब की तरह किया। अब तो कुछ भी छुपाकर कोई फायदा नहीं था। क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं, मुझे हारना ही पड़ा। आई लव यू, और मैं तुम्हें परेशान देखने को तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में भी वही खालीपन नहीं भर सकता जो अपनी जिंदगी में भर दिया है। उसकी बड़ी सी आंखें खुशी से थोड़ी और बड़ी हो गई। कोई सपना सच हुआ था उसका। जिस इंसान के सपने वो बीते सालों से देख रही थी वह भी उसे चाहता है। यकीनन ये एक खूबसूरत एहसास था, लेकिन उसकी खुशी मुस्कुराहट में बदले उससे पहले ही मैंने उसे समझाया कि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मेरी बात खत्म होते ही उसने ठीक वही किया जो मैं सोच रहा था। मेरी हथेली पर 2 खामोश आंसुओं की बूंदें छोड़ती हुई वह चली गई। बाहर बरस रही हजारों बूंदें नाकाम रही, लेकिन उसके आंसुओं की 2 बूंदें काफी थीं मेरे मन और आत्मा को नम कर देने के लिए। मैं उसके सामने जाने से बच रहा था। कोशिश थी कि उससे बात ही ना हो मेरी। मैंने उसकी न जाने कितनी ही कॉल्स मिस की और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया जिनमें उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। 3 बज रहे थे कि एक बार फिर उसकी कॉल मेरे फोन पर आ गई। इस बार मुझे कॉल उठानी ही थी, वरना वो खुद ही मेरे पास आ जाता। 5 मिनट तक वो गुस्से में क्या कुछ बोले जा रहा था मैं ठीक से सुन तक न सका। हाँ, बस कुछ सवाल जवाब याद है। अंश, तूने सोनाली को प्रपोज किया? नहीं, मैंने बस अपनी फीलिंग्स शेयर की। टू हेल विद योर फीलिंग अंश। वो वहां रो रही है तेरी इस हरकत की वजह से। मैंने मना किया था, समझाया था कि उससे खिलवाड़ मत कर, लेकिन तुझे तो जैसे आदत हो गई है। मैं उससे खिलवाड़ नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा है? कितनी मुश्किल से उसके बाप को संभाल रहा हूं मैं। उससे कर्ज वापस करने का वक्त मांग रहा हूं, और अब अगर इस हालात में उसे अपनी बेटी के आंसू दिख गए तो? तुझे पता भी है कि वो क्या कुछ करवा सकता है तेरे साथ। मैं उसे समझाऊंगा। बस रहने ही दे, तू पहले ही बहुत कुछ समझा चुका है। सोनाली वहां थी ताकि तुम दोनों कोई हल निकाल सको, लेकिन तू। उस दिन संजय ने वाकई मुझ पर अपना लावा उगला। ना जाने क्या क्या नहीं कहा। मुझे इन हालातों की उम्मीद तो थी, लेकिन वो गुस्सा और उस डर की नहीं। वो सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर डर नहीं रहा था, बल्कि उसे मेरी भी फिक्र थी। उसने अब तक जो किया उसकी वजह डर था। मुझे खोने का डर, मेरे बर्बाद होने का डर, बाजार में अपनी पकड़ कमजोर पड़ने का डर। कोई बहादुर इंसान भी शायद इतना खतरनाक नहीं होता जितना एक डरा हुआ इंसान हो सकता है।
मैं उसको सच बताता तो वो नहीं मानता, इसलिए मैंने जो कुछ किया सोच समझ कर किया है। मैं सोनाली के प्यार की हद देखना चाहता था और उसने दिखा दी। मेरा लहजा और मेरे लफ्ज दोनों ही लापरवाह थे ताकि उसे मेरा झूठ न दिखाई दे। मेरे लिए उसने यामिनी का इतिहास खोद डाला और मेरे ही कहने पर वो ठहर भी गई। इट मीन्स आई कैन कंट्रोल हर। तुम्हें अब समझ आया कि मैंने क्या किया है? संजय अनिश्चितता से मुझे सुनता ही रहा। अगर सोनाली मेरे जरा से प्यार से खुश हो सकती है, मेरी जरा सी बेरुखी से टूट सकती है, तो समझो हमने रॉय का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो चाहे न चाहे उसे हमसे रिश्ते अच्छे रखने ही होंगे। मैं इससे आगे न बोल पाया। संजय चुपचाप गौर से सब कुछ सुनता रहा, बिना एक लफ्ज बीच में बोले। मुझे लगा था कि अब कॉल कट जाएगी, लेकिन उससे पहले। अंश, तू आज कुछ अलग तरह की बात कर रहा है। मैं भी प्लानिंग्स करता हूं, लेकिन जो तूने किया उसे प्लान नहीं, गेम बोलते हैं। तूने एक गलत इंसान के साथ गलत कर दिया है। आई विश कि तूने ऐसा न किया होता। यहां गिरकर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही वो निराश था, लेकिन मैंने उसे चकरा तो दिया ही। मैं बस ये नहीं चाहता था कि अब संजय को खो दूं। भले ही हम भाई जैसे दोस्त थे, लेकिन हमने एक दूसरे को ज्यादातर तकलीफें ही परोसी। पोर्टिको और संजय के कॉन्टेक्ट्स उसकी जान थे और वही कई बार मेरे चलते खतरे में डाल दिए थे उसने।